उनको उनको मैं रसगुल्ला से कम मानता नहीं हूँ, क्योंकि उनकी आवाज में इतनी जबरदस्त मिठास है कि पूछो मत। तो मैं इस मीटिंग की शुरुआत करने के लिए मैं सबसे पहले, क्योंकि अगर जैसे मैं बताता हूँ कि भाई चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए, चीजों को यही एक वक्त है जो अभी जो टाइम हम जिस टाइम से अभी हम लोग गुजर रहे हैं, उस टाइम पर हम ज्यादा से ज्यादा हम सीखेंगे तो हमको ज्यादा फायदा होने वाला है ना। तो इसी कड़ी में आज हम लोग एक ऐसे सब्जेक्ट जिसे हम कह सकते हैं, जिसमें कि क्रिप्टो का मार्केट क्या है, क्या ट्रेंड चल रहा है, कैसे उसको पढ़ना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है। क्योंकि हम लोग अब ऑलमोस्ट पिछले 18 महीने से क्रिप्टो को ही पूरा अपना फ्यूचर बना के रखा हुआ है ना। इसके अलावा हमारे पास और कुछ है भी नहीं। तो आज उसी कड़ी में आज हम लोग एक नया अध्याय जिसे हम कह सकते हैं, नया चैप्टर हम उसमें ऐड करने वाले हैं। तो उसको पढ़ाने के लिए, उसको समझाने के लिए आई डोंट थिंक इनसे बढ़िया कोई इस पूरे हमारे ब्लॉकरा कम्युनिटी के अंदर, ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी के अंदर शायद ही कोई होगा जो कि इनका बताने का अंदाज, इनका बताने का शैली जो है वो बहुत जबरदस्त है। शुरू से ही अगर मैं बात करूं, इवन अगर वो प्रेजेंटेशन भी देते हैं तो इतनी गहराइयों से और इतने आसान शब्दों में समझाते हैं वो, मतलब जो कॉमन लोगों को भी अंडरस्टैंड हो जाए। आज भी अगर प्रेजेंटेशन आप देखते होंगे तो उनकी जो एग्जांपल्स जो सेट किए उन्होंने, वही एग्जांपल्स आज की डेट में भी लोग लेते हैं। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए, हमारे आज के दो प्रेजेंटेटर हैं, दो टीचर हम कह सकते हैं। एक तो सीजन्ड है, जो कि बहुत ही जिनके अंदर क्या कहूं, काबिलियत की कोई उनको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता शब्दों में, उतनी जबरदस्त नॉलेज उनके पास है। और एक और सज्जन है जिनको मैं हाल ही में सूरत में मिला था, वो यंग है, लेकिन उनके पास जो नॉलेज जिसे हम कह सकते हैं, कहते हैं ना कि आजकल के जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो बहुत फास्ट सीखती है। आप अपने घरों में भी आप एग्जाम्पल महसूस करते होंगे कि जो आपके बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो स्मार्टफोन को हमसे कई गुना बेहतर चला सकते हैं, है ना। उनको कोई भी मोबाइल पकड़ा दो, इवन अगर कोई 6 महीने का बच्चा भी होगा ना, उसको आप मोबाइल पकड़ा दो, वो अपने आप कहाँ यूट्यूब है, क्या गेम है, वो अपने आप खोल लेता है। तो ऐसी क्रिप्टो के अंदर भी जो यंग जनरेशन है, जो यंग ब्लड है, वो हमसे बहुत बेहतर तरीके से उसको अंडरस्टैंड करता है और उस पर काम करता है। तो आज एक सीजन और एक यंग, इन दोनों का कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलने वाला है। तो मैं आप दोनों के बीच में से मैं हटना चाहूंगा और आप मीटिंग को अब उनके हवाले करना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा कि मकसूद भाई हमारे बहुत ही प्यारे, बहुत ही जबरदस्त पर्सनैलिटी है, मैं उनको इनवाइट करूंगा और मैं चाहूंगा कि भी मीटिंग का संचालन और मीटिंग को आगे वो बढ़ाएं। मकसूद भाई, ओवर टू यू। थैंक यू। मेरी आवाज आ रही है गिरीश जी? बिल्कुल परफेक्ट आ रही है सर, आप लोग भी, आप दिख भी परफेक्ट आ बहुत रही है। सुंदर रहे हो। वैसे थैंक यू सुंदर हो वेरी ही हो, मच, थैंक यू। और आज बहुत और अच्छा। सुंदर लग रहे हो आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप मेरी इज्जत करने के बदल आपका थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सभी का स्वागत है। मैं मकसूद हूँ, आप जानते ही हो, नहीं जानते हो तो जान लो, मेरा नाम मकसूद है और मैं गुजरात अंकलेश्वर से हूँ। और आज ये मौका मुझे मिला है वापस काफी दिनों के बाद, तो सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आज के एक स्पेशल जूम सेशन में। और मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सभी लोग जुड़े हुए हैं दोस्तों, और ये उम्मीद और दुआ के साथ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, इस उम्मीद के साथ शुरू करता हूँ। मगर जब मैं देखता हूँ जूम में कुछ लोगों के चेहरे, तो ऐसे उदास चेहरे दिखता हूँ मैं दोस्तों अभी काफी दिनों से। तो थोड़ा मैं फाइंड आउट करता हूँ कि क्या कोई हंसता चेहरा भी दिखता है कि नहीं, थोड़ा मैं देख लेता हूँ कि किसी का कोई हंसता चेहरा भी नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो दोस्तों वाकई में, क्योंकि हम एक बहुत लंबे समय से एक इंतजार की घड़ियां काट रहे हैं, और इम्तिहान जैसे चल रहा हो हमारा, बस इम्तिहान की घड़ियां काट रहे हैं। तो हंसते चेहरे बहुत मुश्किल से देखने मिलते हैं, एक दो चेहरे दिख रहे हैं मुझे हंसते गिरीश जी, मगर काफी कुछ लोगों को कई दिनों से मैं मार्क करता हूँ, जूम स्टेशन में आते हैं और मुंह इनका लटका हुआ रहता है, चेहरे पे स्माइल नहीं होती है, ठीक है। मगर दोस्तों मैं एक बात ये कहूंगा कि दुनिया में हम सब लोग, मैं और आप, देखो अभी सारे हंसने लगे जब मैंने बोला, बहुत अच्छी बात है, हंसी हमारे चेहरे पे रहेगी तो वाकई में हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, ऐसे कहा जाता है। और मैं समझ सकता हूँ कि हमारे चेहरे पे क्यों हंसी नहीं आती, क्योंकि हम सारे कहीं ना कहीं एक परेशानी, एक टेंशन, एक झेल करके हम बैठे हैं 4 महीने से, ऐसा बोल रहे
स्ट्रक होके बैठे हैं। मगर दोस्तों एक चीज पक्की बात ये समझ लीजिए कि मैं और आप एक चीज पे हम यकीन करते हैं कि ऊपर वाला जो है, जिसको हम भगवान, अल्लाह, ईश्वर जिसको कहते हैं, उसकी मर्जी के बगैर दुनिया में एक पत्ता भी नहीं हिलता। ऐसा हमारा सबका मानना है और विश्वास है, और ये हकीकत भी है। ठीक है दोस्तों, तो उसकी मर्जी थी तभी तो हम इस प्लेटफॉर्म पे आए। ठीक है, उसकी मर्जी ना होती तो नहीं आते। उसकी मर्जी थी कि आपका यहाँ से पैसा और वक्त दोनों चीजों को लगना ये तय था दोस्तों उसकी तरफ से, इसलिए आपका लगा ना। क्योंकि 800 करोड़ की आबादी में सिर्फ 60,000 लोग ही जुड़े हैं, सोचिए आप। तो कहीं ना कहीं उसकी मर्जी रही होगी, उसकी इच्छा रही होगी, तभी तो आप यहाँ पर आए हैं दोस्तों। और जो भी वो करता है ऊपर वाला, वो अच्छे के लिए करता है, ये भी हम सब जानते हैं दोस्तों। मगर यहाँ पर दोस्तों ये कहा जाता है, बहुत सारे वर्ड है इसके अंदर, ये जो मैंने बोला कि जो होगा वो ठीक होगा, वो सब कुछ सही है। मगर एक चीज बहुत गहरी बहुत बात करता हूँ दोस्तों आज आपको। बात मैं ये करूंगा दोस्तों कि पूरी दुनिया मिल करके अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, तो वो नहीं पहुंचा सकती जब तक कि वो रब, वो मालिक, वो प्रकृति अगर न चाहे आपको नुकसान पहुंचाना। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात मिल करके अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहे, सॉरी फायदा पहुंचाना चाहे, तो फायदा भी पूरी दुनिया मिलके आपको नहीं पहुंचा सकती, जब वो ईश्वर, अल्लाह, मालिक अगर न चाहे तो। दोस्तों ये बात भी बहुत सनातन सत्य। आप सोचोगे कि ये आज फिलोसोफर बन गया है और फिलोसॉफी की बात कर रहा है, दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जैसे दिन ब दिन हमारे यहाँ पर जैसे अलग अलग प्रेजेंटेशन होते हैं, अभी 5-6 दिनों से एक स्ट्रेटेजी हमने तैयार करी कि अब हम रोज एक न एक पकवान नहीं देंगे, हर हर दिन अलग अलग पकवान देंगे, अलग अलग आपको मैसेज देंगे, अलग अलग सेशन करेंगे। ऐसा एक मुहिम चलाया हमने 15 दिनों का, जिसमें से 8-10 दिन या 6-7 दिन तो गुजर चुके हैं दोस्तों। अब कुछ ही दिन यहाँ पर बाकी है दोस्तों। मगर एक छोटी सी 4 स्लाइड की प्रेजेंटेशन है मेरा, जो एक स्टोरी बताने वाला हूँ। इसके बाद में आपको ये सामने एक बहुत ही अच्छा व्यक्ति, एक यंग, एकदम यंग, अभी उभरा है, यानी कि अभी तो इसकी मूछ के बाल भी नहीं आए दोस्तों, अभी शादी के लायक नहीं हुआ, अभी पढ़ाई करते करते अभी आज इस इंडस्ट्रीज में आया है। अभी इसने तो यूं अगर हमने ये बच्चा लगेगा, मगर इस बच्चे ने क्या अच्छा नॉलेज लिया है, क्या इसने सीखा है, इसके अंदर क्या टैलेंट है दोस्तों, वो आज आपके सामने पूरा बिखरने वाला है। तो दोस्तों हम जिस प्लेटफॉर्म पे है, ये एक प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी का है, और टेक्नोलॉजी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण बात होती है सीखना समझना। ठीक है, करना इतना मुश्किल, करना इतना वो नहीं है, मगर सीखना समझना बहुत ही गहराई है और बहुत ही है दोस्तों। उसको लेकर के एक अच्छा, ज्यादा वक्त वो लेने वाले, मगर एक छोटी सी स्टोरी मेरे दिल में आई है, दिमाग में आई है, तो मैं क्या यहाँ पर आपको एक स्क्रीन शेयर करके मैं आपको पीपीटी के माध्यम से बताऊंगा। इसके बाद में मैं हैंड ओवर करूंगा हमारे आज के जो यंग डायनामिक प्रेजेंटेटर है मिस्टर शहजाद शेख, जो कि गुजरात के हैं और जिनको एक यूट्यूबर की तरीके बहुत ही फेमस है, और इन्होंने अभी शॉर्ट पीरियड में इस कम्युनिटी में आकर के एक बहुत ही अच्छा यहाँ पर नॉलेज आपके साथ में शेयर करने के लिए तैयारी की हुई है। तो लेट्स सुनते हैं। पहले मैं अपना टाइम दूंगा पीपीटी। तो गिरीश जी, अगर आप हो तो मुझे ये पीपीटी शेयर जी जी, होगा ये बता दीजिए। हो ठीक है। हो गया, हो गया, हो गया सर। यस, तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम है। ऑल ब्लॉक ओरियन फैमिली, सभी लोगों का यहाँ पर वेलकम है दोस्तों। एक स्टोरी ऐसी है दोस्तों, छोटी सी, जो कि बहुत आपको सीख दे सकती है अगर आप सीखोगे तो। ठीक है, क्योंकि अभी आज के जो सेशन है वो ऐसा कहा था गिरीश जी ने अभी 1-2 दिन पहले कि हमको टाइम खींचना है, टाइम खींचना है, ऐसा तो हमको दिन खींचने हैं। तो इन दिन खींचने में जो 15 दिन खींचने का बोला था, और वो 15 दिन खींच, मगर इन खींचे हुए दिनों में भी आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर सीखने मिलेगा, जानकारी मिलेगी, और आपको ये बहुत बेनिफिशियल भी रहेगा लाइफ में दोस्तों। तो एक स्टोरी ऐसी है कि एक राजा था दोस्तों। ये राजा क्या है, एक मंदिर में रोजाना ऐसे जा रहा था प्रे करने के लिए, पूजा करने के लिए, जहां पर 2 भिखारी हुआ करते थे रोजाना। तो दोनों भिखारी इस राजा से मांगते थे। तो कैसे मांगते थे, एक भिखारी कहता था राजा को कि हे राजा, हे राजन, भगवान ने तुम्हें बहुत दिया है, कुछ मुझे भी दे दो। एक भिखारी ऐसा कहता था। जबकि दूसरा भिखारी ये कहता था, हे भगवान, तूने इस राजा को बहुत कुछ दिया है, थोड़ा मुझे भी दे दे। दूसरा भिखारी ये कहता था, एक भिखारी ये कहता था कि हे राजन, तुझे भगवान ने बहुत दिया है, तू मुझे दे दे। दूसरा बोलता था, हे भगवान, तूने राजा को बहुत दिया है, थोड़ा मुझे दे दे। ऐसा कहता था। ठीक है, तो एक दिन वो उस राजा के बाद उन 2 भिखारियों ने भी बात की।
तो जो भगवान से बोल रखा था वो भिखारी उसको कह रहा है तुझे भगवान से मांगना चाहिए था, भगवान सबकी सुनता है। तो वो उसको बोलता है तू बेवकूफ है, चुप रहे, बकवास मत कर, इतने सालों से भगवान से मांगता हूँ, भगवान ने तो कुछ सुने नहीं, जो सामने मिले उससे मांग लेने। इसने ऐसा इसको बोला, ये दोनों बातें की। तो भगवान जो राजा थे वो अपने दरबार पे गए, घर पे गए, और मंदिर उसके अपने जो सलाहकार होते हैं, सिपा सालार, उनको बुला करके कहा मंदिर के बाहर दो भिखारी रहते हैं, एक भिखारी भगवान से मांगता है जो कि भगवान कभी भी उसकी सुनेगा, दूसरा भिखारी है वो मुझसे मांगता है। तो तुम एक काम करो, एक बाल्टी में खीर बनाओ, बहुत ही अच्छी खीर बनाओ, और उस बाल्टी के अंदर सोने के सिक्के डाल दो, और जो मुझसे मांगता है उस भिखारी को जाकर के ये बाल्टी दे दो। ऐसा उसको ऑर्डर दिया गया। दूसरे दिन वो जो दरोगा था, जो सिपा सालार, वो बाल्टी लेकर के देखो गया और उस भिखारी को दिया, जो राजा से मांगता था उसको दिया। तो उस भिखारी ने, उस बाल्टी के अंदर खीर थी, तो खीर को मजे से पिया, पेट भर के पिया, उससे पिया भी नहीं गया, इतना सारा खीर दिया था। तो उसने दूसरी बची हुई जो खीर थी, वो दूसरा उसका भिखारी जो सब साथ में बैठा था, उसको दे दिया कि अब तू पी ले। मैंने पी लिया दोस्तों, ठीक है। कुछ देर बाद वो राजा वापस मंदिर पे आए देखने के लिए। तो मंदिर पे देखते हैं तो एक ही भिखारी था, वो दूसरा जो था वहां से गायब हो गया, चला गया, था ही नहीं। तो फिर राजा ने उसको बोला, क्या आपको वो खीर का जो बर्तन मैंने भेजा था मिला या नहीं मिला? तो उसने क्या बोला भिखारी ने, महाराजा, राजा मिला, वो खीर बहुत ही स्वादिष्ट था, मैंने पेट भर करके खाया, ऐसा इस भिखारी ने कहा, ठीक है। तो और दूसरा उस भिखारी ने ये भी कहा कि महाराज जी बहुत ज्यादा खीर थी, तो मैंने जो बची हुई खीर थी वो उस दूसरे भिखारी को दे दी, जो बेवकूफ हमेशा ये बोलता था कि भगवान देगा, ऐसा उसको ताना मार रहा था। तो राजा ने उसको कहा बेवकूफ वो नहीं, बेवकूफ तू था, क्योंकि जिस बाल्टी के अंदर तूने जो बची हुई बाल्टी जिसको दी उसके अंदर सोने के सिक्के थे, जो कि वो लेकर के वहां से गायब हो गया। दोस्तों ये इतनी सी कहानी थी, मगर ये ऐसा सीख देती है, अच्छे और बड़े मौके मिलने में समय लगता है, इसलिए धैर्य रखो, बड़े मौके बड़ी सफलता देता है। यह सब आपको सिर्फ और सिर्फ धैर्य से ही मिलता है। और नो डाउट मैंने और आपने और सभी कम्युनिटी ने जो जो अभी फिलहाल है, उन लोगों ने 4 महीने बोलो 5 महीने धैर्य रखा है, और आज भी हम लोग खड़े हैं और सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। तो इसका फल हमें जरूर मिलेगा दोस्तों। दोस्तों हमें फल क्या मिलेगा दोस्तों, ये भी मैं बता दूं, मगर एक चीज ये है कि ये जो बम्बो दिख रहे हैं, ये चाइनीज बम्बो है, ठीक है। इसकी स्टोरी मैंने आज ही एक यूट्यूब पे देखी। एक बहुत ही अच्छा मजेदार बात था, ये था कि ये जब इसको उगाया जाता है तो 5 साल तक इसको पानी दिया जाता है, 3 फीट से बाहर आता है ये बम, 3 फीट, 5 साल पानी डालने पे 3 फीट बाहर आता है, यानी 5 साल तक कुछ देखना ही नहीं, कुछ मिलना ही नहीं, सिर्फ पानी डालते रहो, पानी डालते रहो। मगर 5 साल के बाद जब ये 3 फीट से थोड़ा बड़ा होता है, तो फिर 1 साल के अंदर वो 60 फीट का हो जाता है, यानी 1 साल में। इतना बड़ा गहरा इसका रहस्य है। इसके ऊपर भी ये हमें सीख मिलती है कि हमें अगर बड़ा चाहिए, बड़ा चाहिए तो लंबा उसका धैर्य भी। और ये धैर्य हमारा अब खत्म होने वाला है, हम लास्ट मौके पर है। तो हमारी बाल्टी जो खीर की है वो क्या है वो देखते हैं दोस्तों। तो बाल्टी जो हमारी रहेगी वो D5 जो अभी रहेगी, ठीक है। स्टेकिंग लिक्विडिटी, अब जो पीरियड आने वाला है, अब जो हमारा नया नया जो प्रोजेक्ट आने वाला है, जो इसी के अंदर है, और नया जो हमारा जमाना आने वाला है वो ये है, वो इतना आसान नहीं होगा जितना अभी हम कर लिए, जो पहले कर लिए, इतना आसान नहीं रहेगा। इसके अंदर थोड़ा टफ रहेगा, सीखना रहेगा, और वो ही लोग को सीखेंगे, समझेंगे। हर किसी के बस की बात नहीं रहेगी अब के ये जो आने वाले प्रोजेक्ट में, और हर कोई कर सकेगा, और जो सीखेगा वो कर सकेगा दोस्तों। क्योंकि 3 चीजें किए बिना यहाँ पर उसको बेनिफिट नहीं मिलने वाला है आने वाले दिनों में इस प्रोजेक्ट में, स्टेकिंग, लिक्विडिटी और आर्बिट्रेज। तो इन 3 को लेकर के काफी सारे सेशन हुआ करते हैं, यहाँ पर सिखाया जाता है, समझाया जाता है, और ये तीनों चीज पब्लिक करेगी, इसलिए इसको कहा जाता है पब्लिक प्लेटफॉर्म। और ये जो 2 बाल्टी जो है खीर की भरी हुई, जिसके अंदर सोने के सिक्के, ये ब्लॉक हो रहा, और ये 2 पैनोरमा दोस्तों, ये 2 बाल्टी हमारे सामने आने वाली है दोस्तों। तो बस यही था आज का मेरा यहाँ पर जो मुझे बताना था दोस्तों। मगर आपके सामने जो है आज शहजाद शेख है, जो अपनी फुल तैयारी के साथ में बैठे हैं। तो आज थोड़ा सा आप ध्यान दौड़कर, दिमाग, कान, आंखें खुली रख करके सुनिए। तो मिस्टर रियाज अगर आप हो यहाँ पर, तो मैं आपके हवाले ये मंच कर दूं। गिरीश जी भी बने हैं, मैं भी आपके साथ में बना रहूंगा, क्योंकि इनका ये शायद हो सकता है सेशन जूम में पहली बार, और यूट्यूब पे तो ये बहुत ही अच्छा बात कर लेते हैं। तो ओवर टू यू शहजाद, प्लीज। थैंक यू सो मच सर। मेरी आवाज आ रही है आपको?
गिरीश जी भी बात करेंगे आपसे, गिरीश जी। ओके। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, जी परफेक्ट। जी सर, मैं आई होप मैं दिख रहा हूँ। दिस इज माय हाँ हाँ, बिल्कुल दिख रहे हो, और मैंने बिल्कुल दिख रहे हो, प्रिपरेशन बिल्कुल तो दिख कर लिया अपनी नॉलेज के हिसाब से, थोड़ा रिसर्च परफेक्ट। करके। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम शहजाद शेख है, मेरी उम्र सिर्फ 23 साल है। क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर ये मैं लगभग 2019 से हूँ। मैंने लॉकडाउन के अंदर स्टार्टिंग किया था अपना जर्नी, और ब्लॉक के अंदर भी काफी बड़े टाइम से हूँ, मैं काफी पुराने टाइम से हूँ। और मैं यहाँ पे बहुत कुछ सीखा हूँ, मेरी कुछ नॉलेज है। मैं ये नहीं कहूँगा मैं एक्सपर्ट हूँ, मैं ये कहूँगा कि मैं एक विद्यार्थी हूँ इस सब्जेक्ट का। मैं रोज रीड करता हूँ, और मेरी मेरी जो पर्सनल एनालिसिस है उसके हिसाब से मैंने ये आपके लिए कुछ रेडी किया है, कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ पे शेयर कर लेता हूँ। स्क्रीन दिख रही है सर मेरी? बिल्कुल बिल्कुल दिख रही यस, है, दिख बिल्कुल रही दिख है। जी। तो स्वागत करता हूं मैं आप सबका ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी की एक अमेजिंग सेशन के अंदर, जिसके अंदर मैं ये एक मास्टर क्लास होने वाली है। तो मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आप कुछ अभी कर रहे हो तो प्लीज उसको छोड़ दे, या तो जूम मीटिंग को आप बाद में देखें, क्योंकि इसके अंदर जो आज नॉलेज मिलने वाला है वो बहुत डीप है। क्योंकि मैं क्रिप्टो इंडस्ट्री में हूँ, मैं इसके पहले भी बहुत, मैं ट्रेडर हूँ पेशे से। तो मेरी जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और जो मेरी डीप एनालिसिस है वो मैं चाहता हूँ कि आप तक सही से पहुंचे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो ये प्रेजेंटेशन है ये प्योरली एजुकेशनल होने वाला है। प्रेजेंटेटर या ग्लोबल ब्लॉकचेन एकेडमी आर नॉट गिविंग एनी फाइनेंशियल एडवाइस और एनी इन्वेस्टमेंट आइडियाज। ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हैं। आज हम इन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज अ डीप टेक्निकल एनालिसिस। मैंने यहाँ पे डीप इसलिए रखा है कि मुझे ये एनालिसिस करने में, ये डेटा इकट्ठा करने में मुझे काफी महीने लगे हैं। ये मैंने 3 दिन या 4 दिन, 1 हफ्ते में नहीं रखा। ये मेरा बहुत पुराना एक्सपीरियंस है, मार्केट में बैठ के मैंने इतना एक्सपीरियंस किया है। मेरा सेंट्रलाइज एक्सचेंज को लेके मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आज मैं वो शेयर करूंगा। हम बात करेंगे आज क्रिप्टो में होने वाले स्कैम्स के बारे में, मार्केट में किस तरह का मैनिपुलेशन होता है, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की दुनिया हमें क्यों चाहिए, व्हाई वी नीड डेक्स वर्ल्ड, उसके बारे में हम बात करेंगे। और डेक्स इकोसिस्टम है उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में पैनोरामा स्वैप और उसके अमेजिंग फीचर्स जो शायद आप जानते हो, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताने की आपको कोशिश करूंगा। नीचे रेड में यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन चेन डेटा एंड इंफॉर्मेशन आर इंक्लूडेड इन दिस प्रेजेंटेशन। मतलब मैंने जितना भी डेटा यहाँ पे आपको बताया है वो ऑन चेन डेटा है। मैंने ये इसलिए बोला कि आप खुद जाके उसको क्रॉस चेक करें कि शहजाद ने अगर कोई चीज बोली है वो एक्चुअली फैक्ट है या नहीं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं स्लाइड को आगे करता हूं। हम सबसे पहले बात करेंगे सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज का मतलब क्या होता है। बेसिकली सेंट्रलाइज का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी संस्था के पास आपका या बहुत सारे लोगों का कंट्रोल होना, उसको कहते हैं सेंट्रलाइज। अब सबसे पहले यहाँ पे बहुत कॉमन टर्म यूज किया जाता है क्रिप्टो के अंदर, वो होता है नॉट योर की, नॉट योर क्रिप्टो। मगर आपके पास अगर, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास अगर आपकी की नहीं है, आपका जो 12 वर्ड का की फेज होता है या आपकी कोई भी की होती है वॉलेट की, वो आपके पास नहीं है, मतलब वो क्रिप्टो आपके पास नहीं है। इसका ये मतलब होता है। ये चीज क्या हो गई, सेंट्रलाइज हो गई कि आपके पास आपकी की नहीं है, मतलब आपके पास आपके फंड नहीं है। मैं बहुत सारे मिथ्स हैं जो क्रिप्टो इंडस्ट्री में होंगे, हमारी कम्युनिटी में लोगों को है, मैं वो मिथ्स के बारे में आज बात करने वाला हूँ। पहला वर्ड हमारा रहेगा एक्सचेंज कंट्रोल योर फंड्स। जब भी हम किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने के लिए अपना फंड डालते हैं ना सर, तो हमें ऐसा लगता है कि वो फंड हमारे पास है, लेकिन इंडीड होता क्या है कि वो बस एक नंबर है। एक्चुअली फंड कहाँ होता है वो मैं आने वाली स्लाइड में आपको बताऊंगा। सेकेंड चीज, नॉट अनोनिमस। ये जो चीज है ये एक एक्सपीरियंस बंदा ही बता सकता है जो इस मार्केट में है कि ये जो नॉट अनोनिमस होने के जो इसके नुकसान है वो क्या है। थर्ड है हैक्स एंड असेट स्टोलन, और चौथा है सर्वर डाउन टाइम। मेरे को ऐसा लगता है कि आपको भी ऐसा लग रहा होगा कि ये टॉपिक्स बहुत काम के नहीं है, लेकिन आप इस पीपीटी के खत्म होने के बाद आप ये चीज सोचोगे कि इस चीज के बारे में हमें पहले नहीं पता था, और ये बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप बहुत ध्यान से इसको देखें, और यूट्यूब पे जाने के बाद भी आप इसको रिपीट में देखें, ताकि आपको समझ में आए कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज क्या चीज होती है। हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर, एक्सचेंजेस कंट्रोल योर फंड्स। अब आपको देख के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि यार क्या डेटा दे दिया ये लोग ने। मैं आपको समझाता हूँ, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ पहले स्क्रीन को। सर मेरी स्क्रीन जूम दिख रही है अच्छे से? यस यस। यस। तो मेरा कर्सर आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा हुआ है टॉप 100 रिचेस्ट बिटकॉइन एड्रेसेस। मतलब दुनिया के 100 सबसे बड़े जो बिटकॉइन एड्रेसेस है उसकी ये लिस्ट है।
हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एड्रेस और यहाँ पे लिखा हुआ है बैलेंस। हम सबसे पहले वाले एड्रेस की तरफ जरा नजर डालते हैं। जब हम इसको देखेंगे तो यहाँ पे ये एड्रेस है, वॉलेट एड्रेस, और उसके नीचे लिखा हुआ है बाइनेंस कोल्ड वॉलेट। सामने उसके पास कितने असेट्स हैं? 2,48,597 असेट। इतने बिटकॉइन है। ये दुनिया का सबसे बड़ा कोल्ड वॉलेट है ऑन चेन डेटा के हिसाब से। जी पूरा डेटा ऑन चेन है, आप खुद जाके देख सकते हो, ठीक है। अब सेकंड पे हम देखेंगे बिटफिनेक्स कोल्ड वॉलेट और थर्ड पे हम देखेंगे बाइनेंस कोल्ड वॉलेट। सर आपको दिख रहा है ये बाइनेंस का कोल्ड वॉलेट। हाँ फर्स्ट और थर्ड जो है वो बाइनेंस का कोल्ड वॉलेट है। अब गिरीश सर हम आपसे थोड़ी सी बातें करेंगे। क्या बाइनेंस के पास इतना फंड होना पॉसिबल है? जी जी जी, बाइनेंस के पास इतने फंड होना पॉसिबल है, इतने बिटकॉइन? नो पॉसिबल। एक्चुअली में सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर अगर मैंने या आपने अपने बिटकॉइन अगर ट्रेड करने के लिए सर वहां पे रखे हैं ना, तो वो एक्चुअली आपके पास नहीं है। आपके Yes. अकाउंट पे सिर्फ शो होते हैं, एक्चुअली में वो कहाँ होते हैं? कोल्ड वॉलेट। कोल्ड वॉलेट में। किसके कोल्ड वॉलेट में? सेंट्रलाइज एक्सचेंज के कोल्ड वॉलेट में। तो यहाँ पे पूरी एक लिस्ट है, इसमें बहुत सारे वॉलेट्स ऐसे भी है जो जिनको लगता है यहाँ पे कि वो हमारे पास है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे इन एंड आउट के भी यहाँ पे डेटा रहता है। ये देखिए यहाँ पे 5,000 बिटकॉइन माइनस हुए, यहाँ पे 5,000 बिटकॉइन माइनस हुए। तो जब आप विड्रॉ करते हो ना तब आपको वहां से मिल जाता है, लेकिन रियल टाइम में जब भी आप ट्रेड कर रहे होते हो वहां पे, तो उस टाइम पे जो आपका फंड होता है वो बस वहां पे नंबर में होता है। एक्चुअल एसेट होते हैं कोल्ड वॉलेट के अंदर सेंट्रलाइज एक्सचेंज के। अच्छा गिरीश सर, यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि हमारे पास हो या उसके पास हो क्या फर्क पड़ता है? मैं बताता हूँ क्या फर्क पड़ता है। कुछ दिनों पहले कुछ ऐसा देखने को मिला था हमें, FTX। FTX का, राइट सर? ये दिख रहा है आपको? फिर आपको दिख रहा है FTX क्या? कोलैप्स? बिल्कुल। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली हुआ क्या था। यहाँ पे एक डेट लिखी हुई है 14 नवंबर। एक्चुअली FTX का कोलैप्स हुआ था 9 नवंबर 2022 के दिन। उसके एक हफ्ते पहले कॉइन डेस्क के एक आर्टिकल के अंदर यहाँ पे क्लियरली बताया गया था कि जो FTX एक्सचेंज है, जो दुनिया का दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा एक्सचेंज है, उसके पास पब्लिक ने जो फंड उसके अंदर ट्रेड करने के लिए दिया है, एक्चुअली उसके पास $1 बिलियन के क्लाइंट के जो फंड है वो गायब है। उनके प्रूफ ऑफ रिजर्व का मतलब होता है कि पब्लिक का पैसा जो होता है उसके वॉलेट में है या वो खा गया, तो वो दिखाने के लिए प्रूफ ऑफ रिजर्व होता है कि उनके पास रिजर्व फंड है या नहीं। जब उसने रिजर्व फंड की स्क्रूटनी की तब पता चला कि $1 बिलियन गायब है, वहां से 8,500 करोड़ रुपए गायब है। फिर यहाँ पे पूरी इंक्वायरी बैठी और पता चला कि सैम बैंकमैन फ्रीड, जो आपको ये चेहरा दिख रहा है ना सर, अगर आप जाके गूगल पे सर्च करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, आप लिखोगे हु इज द किंग ऑफ क्रिप्टो, तो इस बंदे का नाम आएगा जो सेंट्रलाइज एक्सचेंज चलाता था। तो इस बंदे ने क्या किया, जो पब्लिक का फंड था, जैसे मैंने आपको भी बताया कि एड्रेस है, उसमें से निकाल के अपने पर्सनल फायदे के लिए पब्लिक का फंड यूज किया। तो सेंट्रलाइज एक्सचेंज एक्चुअली करता क्या है, वो हमारे फंड्स का यूज कर सकता है जब तक पता ना लगाए। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका फंड कहाँ पे यूज हो गया। बैंकरप्सी इसने फाइल कर दी, मतलब खुद को दिवालिया जाहिर कर दिया। अब गिरीश सर, क्या ये पॉसिबल है कि पब्लिक का फंड वापस आ सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं आ सकता। और इसने तो अपनी बेल आउट करके पेंट हाउस में बहामास के बैठा हुआ है, लेकिन पब्लिक का फंड यहाँ पे डूब गया। मेरे खुद के $2,000 थे। और गिरीश सर, शायद मैंने आपकी स्क्रीन पे भी FTX ऐप देखा है, तो शायद हो सकता है आपके भी इसमें हो। तो वो जो पैसा डूब गया वो अब किसी के पास नहीं है, वो यूज कर लिया इन्होंने। वो किसका पैसा था सर? इनके कस्टमर का पैसा था, पब्लिक का पैसा था वो। अब नेक्स्ट जो यहाँ पे आता है, अभी हमने ये देखा कि किस तरह से सेंट्रलाइज एक्सचेंज हमारे फंड्स का यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसमें मैंने लिखा हुआ है नॉट अनोनिमस, नॉट अनोनिमस। अच्छा, ये पॉइंट वो बंदा बहुत अच्छे से समझेगा जो कि डेटा के बारे में थोड़ा सा जानता है। अच्छा गिरीश सर, हम कभी भी किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने जाते हैं तो हमें वहां पे KYC करने की जरूरत पड़ती है? बिल्कुल। KYC में क्या होता है, हमारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। आपको मेरा कर्सर दिख रहा है यहाँ पे सर? बिल्कुल। क्या होता है? पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट इशूड ID कार्ड होती है, आधार कार्ड, पैन कार्ड। और फेशियल रिकग्निशन होता है, आपका पूरा चेहरा, आपका पूरा फोटोज उसके पास रहते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि अब इसकी क्या, KYC में क्या प्रॉब्लम है, हमारे डेटा उसके पास है, उसकी क्या प्रॉब्लम है, हमारा आइडेंटिटी कार्ड उसके पास है, क्या प्रॉब्लम है? आप राइट साइड पे देखिए, क्रिप्टो पोटैटो करके यहाँ पे एक वेबसाइट है जो बहुत सारे न्यूज, जो लेटेस्ट न्यूज है, अंदर की जो न्यूज है वो बाहर निकाल के आती है। उसने यहाँ पे क्या लिखा है वो देखिए सर, द बाइनेंस KYC डेटा ब्रीच,
द हैकर कंफर्म्स द अटैक। मतलब हुआ क्या था 2022 में बाइनेंस का जो केवाईसी डेटा था, मतलब हमारे फैमिली मेंबर्स का, हमारे फैमिली में कोई लेडी है, कोई बच्चा है, किसी का भी डिजिटल आइडेंटिटी कार्ड जो होता है, आधार कार्ड जो होता है, पान कार्ड जो होता है, जो भी फोटो आईडी होती है, जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, वो वहां पे लिटरली चोरी हुई, वो डेटा ब्रीच के थ्रू, और हैकर ने वो डेटा चुरा लिया और फिर बाइनेंस के पास से मांग की पैसों की उसके बदले। अब आपको मैं बहुत अजीब सा फैक्ट दिखाता हूँ सर, आपको कभी किसी स्कैम का कॉल आया है कभी ना कभी कि सर बहुत आपकी बार, कोई लॉटरी लगी है, आया है सर बहुत आपको? बार, या कभी बिल्कुल, बोला है कि हम बैंक से बात कर रहे हैं सर, आपके बैंक में इतने पैसे आए हैं तो आपको देना पड़ेगा? क्या कभी बिल्कुल। किसी ने सोचा कि वो उसके पास अपना नंबर जाता कैसे है, उसको हमारा आईडी कार्ड का नंबर पता कैसे होता है? इसका रीजन होता है इस केवाईसी जो डेटा होता है उसका ब्रीच, हैकर के थ्रू वहां से निकाल के, या शायद एक्सचेंज खुद ये करता हो, मैं नहीं जानता। ये डेटा की एक कीमत होती है, आपको जान के शायद अजीब लगेगा सर, गिरीश सर, कि डार्क वेब जो होता है उसके ऊपर आपके फोन के पूरे डेटा की कीमत सिर्फ 10 रुपए है। वो डेटा का यूज आपकी बैंक अकाउंट में से पैसे चुराने के लिए यूज हो सकता है, आपको ब्लैकमेल करने के लिए यूज हो सकता है, आपके बैंक अकाउंट से पैसा चुराने के लिए, आपको नई नई स्कीम बता के आपको स्कीम में फंसाने के लिए यूज होता है। हम आए दिन सुनते हैं ना कितने सारे स्कैम होते हैं, तो इस तरह की चीजें भी उसके थ्रू होती है। तो यहाँ पे भले ये पॉइंट छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़ा है अगर आप इसको सोचो कि कितने स्कैम होते हैं हमारा, जब हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन जब चोरी होती है। नेक्स्ट जाते हैं। अब ये FTX, बैक टू FTX, यहाँ पे पॉइंट है कि असेट स्टोल होता है, हैक्स होते हैं और असेट स्टोल किए जाते हैं, चोरी किए जाते हैं। हम लेफ्ट साइड पे CNBC की न्यूज यहाँ पे एक देखेंगे, इसमें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, FTX says 415 millions of crypto was hacked। मतलब FTX का जो कोल्ड वॉलेट सर मैंने दिखाया ना बैलेंस का, उस तरह से कोल्ड वॉलेट था, और उसमें से 415 मिलियन के क्रिप्टो हैक करके वहां से स्टोल किए गए। ये पैसा किसका था सर? पब्लिक का पैसा था। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा पब्लिक को प्रताड़ित किया जाता है। अब ये FTX का जो भी हैकर है, जिसने भी FTX के कोल्ड वॉलेट में से, सबसे पहले तो FTX ने पब्लिक का पैसा यूज किया अपने वॉलेट में से, फिर क्या हुआ, जितना बचा कुचा माल था वो भी उड़ा लिया, तो पब्लिक के पास क्या बचा? जीरो, कुछ भी नहीं। तो सेंट्रलाइज एक्शन की यहाँ पे मोनोपोली देखिए कि किस तरह से यहाँ पे असेट यहाँ पे स्टोल होते हैं, इस तरह से हैक करके पब्लिक का पैसा लूटा जाता है। उसके बाद क्या हुआ, राइट में देखिए आप, ये बहुत बड़ी चीज है, FTX अकाउंट ड्रेनर नाउ होल्ड्स ओवर 2,50,000 इथेरियम। दिस एड्रेस इज द 27th लार्जेस्ट इथेरियम वॉलेट। मतलब जो FTX के हैकर ने जो हैक करके पब्लिक का पैसा लूटा उसके कोल्ड वॉलेट के अंदर से, उसके पास दुनिया का 27वां सबसे बड़ा इथेरियम वॉलेट है। कितने इथेरियम है? 2,50,000 वॉलेट। तो इस हैक से अब देखिए कि पिक्चर कितनी बड़ी हो गई। सबसे पहले FTX के कस्टमर का पैसा डूबा, उसने खुद पहले यूज किया, उसके बाद जो 415 मिलियन के क्रिप्टो हैक हुए, उसके बाद उसने उसको इथेरियम में कन्वर्ट किया। आने वाले टाइम में अगर वो 2,50,000 इथेरियम सेल करता है तो इथेरियम का प्राइस कहाँ जाएगा सर? क्रैश होगा यहाँ पे, बिल्कुल क्रैश होगा। और यहाँ जो इनके कंज्यूमर थे उनको तो इसका भुगतना पड़ेगा, लेकिन जो हम जैसे लोग हैं जिन्होंने इथेरियम होल्ड करके रखे, उनको भी इसका मुआवजा देना पड़ेगा, हमारा भी यहाँ पे नुकसान होगा। तो ये यहाँ पे सेंट्रलाइज एक्सचेंज का जो एक वॉलेट के अंदर पैसे रहते हैं ना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो जाती है। मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ सर? जी, बिल्कुल परफेक्ट। तो 27th लार्जेस्ट इथेरियम वॉलेट बन गया, वो भी एक हैकर का। अगर ये अलग अलग वॉलेट में होता तो क्या ये करना पॉसिबल होता? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एक वॉलेट में था, इस वजह से यहाँ पे हैक हुआ और इतना बड़ा यहाँ पे चोरी हुई है। हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। सर्वर डाउन टाइम। अब आने वाले टाइम में जब आप ट्रेड करोगे, आने वाले टाइम में जब आप आर्बिट्राज करोगे या ट्रेड करोगे, या अभी हमारी कम्युनिटी में मुझे सुनने वाले कुछ लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हो, तो उनको ये इशू बहुत फेस करना पड़ता होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। FTX के कोलैप्स के टाइम पे बहुत बड़े वॉल्यूम में ट्रेड आया था सेंट्रलाइज एक्सचेंज के ऊपर। ये स्लाइड बाइनेंस की है। वहां पे क्या हुआ था कि मैं FTX में लॉन्ग था और मेरी पोजीशन जो थी वो प्रॉफिट में थी, मतलब मैं प्रॉफिट में चल रहा था। लेकिन अचानक से मार्केट गिरने की वजह से धीरे धीरे मेरा प्रॉफिट है वो लॉस में कन्वर्ट होने लगा। उस टाइम पे मैंने ये सोचा कि मैं अपना पोजीशन क्लोज करके मैं हट जाता हूँ। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम आया। यहाँ पे सर आपको दिख रहा होगा, डेटा लॉस ड्यू टू माल फंक्शन, प्लीज रिफ्रेश द पेज। मतलब जो डेटा था, जो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज का जो डेटा रहता है वो ऑफलाइन सेव रहता है, ऑन चेन नहीं रहता, ऑफ चेन रहता है, जिसकी वजह से उसको सर्वर रूम को जो मैनेज करना होता है ना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मेरे जो पैसे थे, जो मेरा $500,000 की पोजीशन थी, वो लिक्विडेट हो गई।
सिर्फ इस वजह से कि वहां का सर्वर था, उसका डाउन टाइम चल रहा था, सर्वर जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था, माल फंक्शन आ रहा था। तो ये ट्रेडर्स के लिए भी ये बहुत बड़ा इशू खड़ा हो जाता है सेंट्रलाइज एक्सचेंज में ट्रेड करने के लिए, कि मान लो सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर भी अचानक से माल फंक्शन हो जाता है। अब मैं नहीं जानता कि ये एक्सचेंज खुद करते हैं या ऑटोमेटिक होता है, इस पे मेरी कोई पर्सनल राय नहीं, लेकिन ये चीज बहुत बड़ी प्रॉब्लम, बहुत बड़ा इशू खड़ा कर देती है। लोगों का पैसा लिक्विडेट करना, लिक्विडेट करना मतलब उसको कैश आउट कन्वर्ट करना, मतलब पूरा पैसा डूब जाना, उसको लिक्विडेट होना कहते हैं। ठीक है सर, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलते हैं। प्राइस मैनिपुलेशन, इस चीज के बारे में हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं, हमारे फिरोज मुल्तानी सर है, नितिन जगतानी सर है, जीके सर, इसाक सर, आमिर खान देसाई सर, मकसूद सर, हर कोई हर एक मीटिंग में मैनिपुलेशन की बात करते हैं। सबसे ज्यादा अभी गोवा में भी हमारी मीटिंग हुई थी, तो फिरोज सर ने एक बहुत अच्छी सेशन अटेंड किया था, उन्होंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि मैनिपुलेशन कितनी बड़ी चीज है। उन्होंने बताया था कि फॉरेक्स मार्केट में कितना बड़ा मैनिपुलेशन होता है, तो क्रिप्टो मार्केट में भी बहुत बड़ा मैनिपुलेशन चलता है यहाँ पे। मैं चाहता हूँ कि आप ये जो एक यहाँ पे दिख रही है ना बाइनेंस की अपनी स्लाइड है, उसको ध्यान से देखो। ये प्राइस की एक कैंडल है, जो कैंडल प्राइस दिखाती है, इसकी जो ये विक है, ये लाइन है, ये जाके इस बंदे का हाथ उसने यहाँ पे पकड़ लिया, ग्रीन कैंडल ने इसका यहाँ पे पैर पकड़ लिया। ये ट्रेडर है, ये बंदा है, ये ट्रेडर है, और मार्केट ने यहाँ पे इसको फंसा लिया। इसके नीचे वाली स्लाइड में आप देखेंगे कि इस कैंडल ने इसका हाथ पकड़ा हुआ है, इस कैंडल ने इसकी पैर पकड़ा हुआ है, यहाँ पे हाथ पकड़ा हुआ है। ये स्लाइड ये दिखाने के लिए है कि किस तरह से ट्रेडर्स को, जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, उनको फंसाया जाता है। जिस तरह से प्राइस मैनिपुलेशन के थ्रू वो कैसे होता है, मैं सिंपली समझाने की कोशिश करूंगा। गिरीश सर जी यहाँ पे आपको एक्सआरपी का यहाँ पे चार्ट खुला हुआ दिख रहा है आपको? बिल्कुल। आप समझ लीजिए कि आपने यहाँ पे एक पोजीशन ओपन की यहाँ पे, और आप यहाँ पे लॉन्ग हो, मतलब आप एक्सचेंज को बोल रहे हो कि जब प्राइस ऊपर जाएगा तब मैं मेरा प्रॉफिट कमाऊंगा। ठीक है, अब आपने यहाँ पे लगाया चार्ट, सब कुछ अच्छा जा रहा था, आपका प्रॉफिट जा रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर बुक का काम आता है। ऑर्डर बुक क्या होती है कि आप अगर कोई लिमिट ऑर्डर लगाते हो या कोई पोजीशन लगाते हो, तो एक्सचेंज जानता है कि आपका लिक्विडेशन प्राइस क्या है। लिक्विडेशन प्राइस मतलब मार्केट आपने लॉन्ग ओपन किया है, अगर मार्केट यहाँ से बहुत नीचे चला गया तो आपका सारा पैसा क्या होगा, डूब जाएगा। तो एक्सचेंज को ये बहुत अच्छे से पता होता है, और बड़ी बड़ी वेल्स को भी अच्छे से पता होता है, वो डेटा सेव होता है अलग अलग वेबसाइट के ऊपर कि कितने ट्रेडर हैं जो लॉन्ग है, मतलब कितने ट्रेडर ने पैसा लगाया मार्केट ऊपर जाने के ऊपर। तो मान लीजिए कि आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाया है, आप बोल रहे हो कि अगर मार्केट इससे नीचे जाएगा तो मैं यहाँ पे पोजीशन क्लोज करके निकल जाऊंगा। ठीक है सर, और आपका लिक्विडेशन प्राइस इसके अराउंड हुआ। आप यहाँ एकदम ध्यान से देखना, यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो यहाँ पे एक छोटी सी विक बनी है ना सर, एक छोटी सी कैंडल बनी है, ये रियल टाइम डेटा है, और ये जो बड़ी सी विक बनी है ना, ये मैनिपुलेशन है। आप कभी भी बाइनेंस खोल के देखो, मीम कॉइन खोल के देखो, या एक्सआरपी का पुराना चार्ट खोल के देखो, वहां पे इतनी बड़ी बड़ी विक्स बनती है। ये विक्स बनने का मतलब होता है मैनिपुलेशन। ये मैनिपुलेशन को इंडिकेट करता है, ये बताता है कि इस तरह से मैनिपुलेशन हुआ। तो आपने अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ था, तो $100 की पोजीशन थी, वो आपकी $80 की हो गई। मान लो आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट नहीं किया था, अपना स्टॉप लॉस है वो आपने यहाँ पे नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे आपका लिक्विडेशन प्राइस है यहाँ पे, तो क्या हुआ, इतनी बड़ी विक बनी, सब कुछ अच्छा जा रहा था, और आपका पूरा पैसा क्या हो गया, लिक्विडेट हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया। सही सर, तो इस तरह से मैनिपुलेशन किया जाता है। आप कितना भी, जैसे मैंने अभी संडे के सेशन में जब मैं रियाज सर के साथ था, तो मैंने कहा था कि ओनली 1% ट्रेडर, एल सैल्वाडोर के बहुत बड़े ट्रेडर हैं, उनको मैं काफी फॉलो करता हूँ, डैनियल नाम है उनका, उन्होंने कहा था कि ओनली 1% ट्रेडर आर अर्निंग मोर देन एफडी। अब गिरीश सर, एफडी का कितना रिटर्न होता है, 5%, 6%, 8% मैक्सिमम सीनियर सिटीजन के लिए। 6-6.5% ट्रेडर है वही पैसा कमा पाते हैं, बाकी 99% जो है ना, वो अपना पैसा यहाँ पे डुबाते हैं। इसलिए बार बार हमारे फिरोज सर हमेशा से कहते हैं कि कोई ट्रेडर पैसा नहीं कमाता। तो उनके बोलने का मतलब ये होता है कि इस तरह के जो मैनिपुलेशंस किए जाते हैं ना मार्केट में, ट्रेडर्स को इस तरह से फंसाने के लिए, इस वजह से ट्रेडर पैसा नहीं कमा पाता है। तो ये भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर बहुत ज्यादा एक इशू खड़ा हो जाता है कि अगर आप बहुत मेहनत करके टेक्निकल एनालिसिस करके, जैसे मैं करता हूँ दिन में 15-15 घंटे, एक घंटे चार्ट को देख के सर दर्द होता है, उसके बाद मार्केट वही करता है, एक्सचेंज वही करता है जो उसको करना होता है। तो ये बहुत बड़ा इशू है या नहीं सर? बिल्कुल, बहुत बड़ा इशू है। अब मैं आगे आपको डेटा बताता हूँ कि कितने लोग अपना पैसा यहाँ पे डुबाते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दे नो योर लिमिट ऑर्डर, मतलब एक्सचेंजेस को पता होता है कि आपने किस जगह पे अपना स्टॉप लॉस या अपना लिक्विडेशन आया हुआ है। लिक्विडेशन प्राइस अगेन क्या होता है, लिक्विडेशन का मतलब होता है आपका पैसा डूब जाना। ठीक है सर,
ये क्रिप्टो कॉइंट की साइड है, मैं आपको अभी इसका लाइव डेटा भी दिखा देता हूँ। क्रिप्टो कॉइंट की साइड के ऊपर क्या होता है, ऑन चेन डेटा दिखाया जाता है। तो क्या करता है कि 24 आवर्स में, लास्ट 24 आवर्स में कितने लोग लिक्विडेट हुए हैं, सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कितने लोग लिक्विडेट हुए हैं। अब देखिए सर, ये क्या है, ये लॉन्ग पोजीशन है और ये शॉर्ट पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन मतलब मार्केट नीचे जाएगा तब मैं कमाऊंगा, लॉन्ग मतलब मार्केट ऊपर जाएगा तब मैं कमाऊंगा। ये जो रेड दिख रही है ना, ये शॉर्ट पोजीशन के लिए है और ये ग्रीन है वो लॉन्ग पोजीशन के लिए। अब थोड़ा सा नीचे आते हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है लॉन्ग पोजीशन। अब सर देखिए कितना बड़ा ये जो पोजीशन है ना वो लिखी हुई है, कितनी है सर, लगभग 54 लाख। 54 लाख पोजीशन लिक्विडेट हुई है लास्ट 24 आवर्स में। इतना बड़ा मैनिपुलेशन, मतलब समझिए कि किसी एक बंदे ने $1 से ट्रेड किया हो, हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, $1 से भी अगर ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे $54 लाख का लॉस हुआ है लोगों को। ये है मैनिपुलेशन सर क्रिप्टो मार्केट का। और अगर हम शॉर्ट देखेंगे तो शॉर्ट उससे भी बड़ा है, 72,60,847 शॉर्ट पोजीशंस लिक्विडेट हुई है 24 आवर्स में। ये 3 दिन पुराना डेटा है सर, मैंने तब का स्क्रीनशॉट लिया था। ये कैसे होता है सर, अभी मैंने जो आपको ये बताया ना कि ऑर्डर उनको पता रहता है कि तुम्हारे लिमिट ऑर्डर्स कहाँ है, और उस तरह से मैनिपुलेट करके लोगों का पैसा लिटरली यहाँ पे लूटा जाता है। मैं आपको ओरिजिनल यहाँ पे दिखा देता हूँ सर। हम यहाँ पे गूगल क्रोम की साइट ओपन करेंगे। सर साइट ओपन हो गई मेरी? नहीं अभी नहीं हुई, अभी पीपीटी चल रही है। ओके ओके, अभी दिख रही है सर? नहीं ओके ओके, ये चलिए मिनिमाइज नहीं हुआ पीपीटी आपका। अच्छा एक सेकंड, अब दिख रही है सर? नहीं, एक बार इसको स्क्रीन को बंद कर दो। ओके ओके मिस, मैं हटा देता हूँ, रुको आपका स्क्रीन शेयर। ये थोड़ा यहाँ पे नेटवर्क का भी इशू। ओके ओके, अब स्क्रीन हट गया। अब आप दोबारा शेयर में जाओ। हाँ अब आया सर, ठीक है। तो अब ये हम गूगल ओपन कर लेता हूँ। मैंने आपको बताया ना क्रिप्टोकॉन, मैं ये इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी जो कम्युनिटी है वो खुद जाके यहाँ पे खुद को एजुकेट करे, क्योंकि क्रिप्टोकॉन एक ऐसी चीज है ना, यहाँ पे ऑन चेन डेटा दिखाया जाता है, तो बड़ा यूजफुल है अगर आपको मैनिपुलेशन और मार्केट की न्यूज चाहिए तो। क्रिप्टोकॉन की साइट यहाँ पे ओपन हो गई, हमारे सामने पूरा डेटा रहता है कि लॉन्ग सेंटिमेंट है, दुनिया में लोग क्या कर रहे हैं, कितना ट्रेड हो रहा है, ये सब चीजें। हम यहाँ पे समरी लिखा हुआ है ना सर, उसके नीचे डेटा एनालिसिस लिखा हुआ है, इसके ऊपर जाएंगे। इसके ऊपर जाने के बाद थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे दिख रहा है सर कुछ सिमिलर सा। यस, ये इस तरह का मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाया। अब वो आंकड़ा कितना था, 6,64,00,000 और लगभग 70 लाख जितना था, ठीक है। 52 लाख और हाँ, 74 लाख, यस 54 लाख और 72 लाख। जी जी जी। अब यहाँ पे देखिए कि जैसे वहां पे लिक्विडेशन लिखा था, यहाँ पे भी लिखा हुआ है। यहाँ पे कितने कितने लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं सर, 1,22,00,000। और शॉर्ट पोजीशन कितना हुआ है, 8,44,00,000। सर कितना बड़ा मैनिपुलेशन है, और ये डेटा कहीं 7 दिन पुराना नहीं है, सिर्फ 24 आवर्स पुराना है। तो आप समझिए कि सब, फिरोज सर जब हमें कहते हैं कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज जो है वो कितना बड़ा यहाँ पे रोल प्ले करता है मैनिपुलेशन के लिए। हमने हमेशा से कहा है हम सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे कभी नहीं जाएंगे, उसका रीजन ये होता है, उसका रीजन ये होता है सर कि इतने बड़े मैनिपुलेशन होते हैं चार्ज में। गुड, हम वापस से उसके ऊपर जाते हैं सर। फिर से हटाओ स्क्रीन। हाँ मैं हटा के, दिख रही है सर ये पीपीटी मेरी? हाँ आगे ठीक है सर। तो इस तरह के मैनिपुलेशंस होते हैं, इस तरह से लोगों का पैसा लूटा जाता है। आपने देखा सर, कोई ने $1 से भी ट्रेड किया हो तो करोड़ों डॉलर का लॉस होता है लोगों को। किस वजह से? सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे होने वाले इस प्रॉब्लम की वजह से। अब हम बात करते हैं डेक्स वर्ल्ड की, डिसेंट्रलाइज, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है सर। अब यहाँ पे सबसे पहला यहाँ पे ये आता है योर की योर क्रिप्टो। मतलब ये मैंने जो स्क्रीन ओपन की है, ये DYDX का प्रोटोकॉल है, जो डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है, उसकी ओपन की है मैंने, एग्जांपल के लिए दिखाई है यहाँ पे।
तो मानिए कि आपको अगर सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ट्रेड करना है सर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे एक्सचेंज को देने पड़ेंगे, उनके कोल्ड वॉलेट में चले जाएंगे। लेकिन आपको अगर डिसेंट्रलाइज वॉलेट यूज करना है, डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल यूज करना है, तो आपको सिंपली क्या करना है, अपने वॉलेट को यहाँ पे कनेक्ट करना है। वॉलेट आप इथेरियम वॉलेट अपने यहाँ पे कनेक्ट करोगे एंड यू आर रेडी टू ट्रेड ऑन डेक्स। ये सबसे बड़ा बन जाता है कि आपको अपना पैसा किसी को देना नहीं है, तो यहाँ पे कोई स्कैम नहीं हो सकता। जिस तरह से FTX का कोलैप्स और लोगों के बिलियंस ऑफ डॉलर लूट लिए लिटरली, वो डेक्स पे करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे इतना ही फंड ट्रांसफर करोगे जितने से आपको ट्रेड करना है, बाकी फंड्स आपका आपके वॉलेट में सेफ रहेगा। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है यूजर कंट्रोल देयर फंड्स, आप खुद अपने फंड कंट्रोल करोगे। 2009 में जब सतोशी नाकामोटो ने बिटकॉइन को बनाया, उनका विजन ये था, और क्रिप्टो का मतलब ही है डिसेंट्रलाइज। जो चीज सेंट्रलाइज है वो क्रिप्टो नहीं हो सकती सर, मैं सही कह रहा हूँ सर? हमेशा डिसेंट्रलाइज है। हमारा बिटकॉइन क्या था सर? बॉर्डरलेस करेंसी है, डिजिटल करेंसी है, बॉर्डरलेस करेंसी है, ठीक है सर? तो इस तरह से होता है। यहाँ पे हमें क्या है, अनोनिमस है, हमारा डेटा क्या रहेगा, सेफ रहेगा। आपको यहाँ पे कुछ नहीं, बस अपना वॉलेट यहाँ पे कनेक्ट करना है। फिर क्या रहेगा, नो हैक्स असेट एंड स्टोलन, मतलब कोई हैक्स नहीं होगा, कोई आपके पैसे चुराएगा नहीं, और आपका जो सर्वर रहेगा वो हमेशा ऑनलाइन रहेगा सर। आपका सर्वर है ऑनलाइन, क्योंकि ऑन चेन डेटा है, ब्लॉकचेन कभी सोती नहीं है सर, ब्लॉकचेन का कोई सर्वर रूम नहीं होता, उसके ऊपर डेटा सेव रहता है, और आप यहाँ पे आराम से ट्रेड कर सकते हो। आपको कोई ऐसे सपने बुरे नहीं आएंगे कि आपका पैसा डूब गया। जैसे आने वाले टाइम में भी बहुत सा ऐसा होने वाला है, जैसे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज का बहुत वर्चस्व होने वाला है आने वाले टाइम में। मैं आपको बताऊंगा कि FTX के कोलैप्स के बाद क्या हुआ। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है DeFi कॉइन पम्प्स आफ्टर FTX कोलैप्स। DeFi कॉइन प्राइस पंप आफ्टर FTX कोलैप्स। सर हुआ क्या था कि जब FTX का यहाँ पे कोलैप्स हुआ, तब लोगों को समझ में आया कि उनके जो फंड्स हैं वो सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर सेफ नहीं है, और तब उनके दिमाग में आया कि अब हमारे फंड हम डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर सेफ रखेंगे, और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर हम ट्रेड करेंगे। मैंने भी पर्सनली मेरे फंड सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज से निकाल के अपने वॉलेट में रख लिए, और उसके बाद से मैं डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर ट्रेड करने लगा। उसके बाद हुआ क्या, FTX के कोलैप्स के बाद DeFi के जो कॉइन्स थे सर, जो टोकन थे, वो क्या होने लगे, पंप होने लगे। अब यहाँ देखोगे हैश फ्लो, शिनोबी, DeFi स्वैप, जैसे बहुत, ये DYDX का अपना जो मैंने आपको बताया DYDX टोकन, ये जितने भी टोकन थे वो पंप हुए सर। इस टाइम पे दुनिया को पता चला, या वॉल्यूम में भी चेंज आया, तो उस टाइम पे दुनिया को पता चला कि डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज की कितनी जरूरत है यहाँ पे, और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज कितना जरूरी है। तो उसके पब्लिक ने क्या किया, DeFi की तरफ पब्लिक जाने लगी, और उसने क्या किया, DeFi कॉइन को पंप किया। अब मान लीजिए सर कि पैनोरामा डेक्स जो है हमारा, वो FTX के टाइम पे होता, और हमारे पास 10,000 पैनोरामा टोकन होते, तो पैनोरामा टोकन का प्राइस कहाँ जाता सर? 10 times, 100 times 100 टाइम्स